बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके, बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस रिलेटेड सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग आपके लिए कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लाए हैं और इसको जब आप लोग डिटेल में पढ़ते हो तो आप देखते हो कि इसमें केवल 20 ही क्वेश्चन नहीं होता है, बल्कि हर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन लगभग 100 से 150 क्वेश्चन में बन जाता है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर ये उन बच्चों के लिए भी ज़रूरी है जो अभी इसका एग्ज़ाम छोड़कर एसएससी, सीजीएल वगैरह का भी एग्ज़ाम देते हो या रेलवे की भी तैयारी करते हो, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। भले ही हमने इसमें टैग लगाया है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, लेकिन नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आपका परीक्षा में से ज़्यादा प्रश्न आएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बताया जाता है। बाकी जो अभी वर्तमान में बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन दोगे, तो इन लोगों के लिए तो बस हम लोग का इतना ही कहना है कि बस इतना डेली पढ़ लो, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप इसको अच्छे से तैयारी करोगे तो डेली 100 से 150 क्वेश्चन बनेगा, जो कि 3-4 महीने में लगभग आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएगा और मैक्सिमम इसी से सवाल पूछेगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया जाता है। तो आप लोग इस सेशन की शुरुआत कीजिए सालों मिस के साथ। मिस, आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत कीजिए। चलिए देखते हैं सेशन नंबर 13। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? हम लोग जानते हैं 1857 का क्रांति भारतीय इतिहास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना है, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। देखिएगा यहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद, मतलब हमको इसका ये पता रहेगा तभी पता चल पाएगा। नील विद्रोह देखिएगा ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1859 से 60 के बीच। क्या हुआ था? नील विद्रोह। वहीं देखिएगा संथाल विद्रोह के बारे में, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1855 से 56 के बीच। क्या हुआ था? संथाल विद्रोह। और हम लोग जानते हैं कि संथाल जो है आपका आदिवासी जनजाति से संबंधित है और हमारे जो राष्ट्रपति है वो भी कौन है? तो वो आपकी संथाल जनजाति से ही आती है। पाबना विद्रोह के बारे में देखिएगा, ये कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1873 से 76 के बीच में, है ना। और सन्यासी विद्रोह, इसको पहला विद्रोह भी कहा जाता है जो सन्यासियों के द्वारा किया गया था। कब से कब तक ये चला था? तो ये चला था 1770 से लेकर के 1820 तक। ठीक है, कब से कब तक चला था? 1770 से 1820 तक ये आपका आंदोलन चला था, या फिर क्रांति विद्रोह, जो भी कह सकते हो कहो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अब देखना, अब हम लोग बता सकते हैं तो ये पता रहेगा तभी ना। अब देखना कि इसके करीब का कौन दिख रहा है? तो ये दिख रहा है आपका बाद का बात कर रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच 1857 की क्रांति के जस्ट बाद हुआ था। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा नील टाइप का विद्रोह हुआ था, जैसे चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था वो भी क्यों हुआ था? गांधी जी के द्वारा नील के खेती के विरोध में ही हुआ था। क्या हुआ था वहाँ पर? 3 कठिया प्रणाली को ला दिया था, जिसमें अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा क्या नील का खेती करना पड़ेगा। किसान नील का खेती करना क्यों नहीं चाहता था? उसका रीज़न था कि नील का खेती करने से ज़मीन जो था उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता था, और प्लस नील का खेती कर भी ले उसके बराबर में जितना उसका मजदूरी या फिर जितना उसका पैसा आना चाहिए था किसानों को मिलता नहीं था, तो इसलिए बचता था, विरोध करता था। और ये आपका नील विद्रोह 1859 और 60 के बीच भी हुआ था। ठीक है, चलिए बाकी सारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? क्या अभी भारत का कोई प्रधानमंत्री है? अगर है तो बताइएगा कमेंट करके कि अभी भारत के उप प्रधानमंत्री कौन है। पहले तो आइएगा उप प्रधानमंत्री, ये आपका कोई संवैधानिक पद है ही नहीं। क्यों बनाया जाता है? तो जब गठबंधन का सरकार बनता है तब क्या होता है कि अगर 2-4 लोग का गठबंधन करके कोई भी पार्टी का सरकार बनाया गया है तो उसमें से किसी एक को, मतलब जोर जबरदस्ती टाइप का भी कह सकते हो, कोई वैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। भारत में अभी तक कितने उप प्रधानमंत्री रहे? तो देखिएगा, अगर व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो 7, लेकिन अगर क्रम देख लेते हैं तो टोटल 8 बार उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया गया, बनाया गया। ये आपका संवैधानिक नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि उप प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, उनको शपथ का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। हम लोग यहाँ पे कुछ उप प्रधानमंत्री का नाम देख लेते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाले और लास्ट वाले, लेकिन हम लोग सारा देख लेंगे। जैसे देखिएगा, अगर बात करते हैं कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल
भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे। दूसरे नंबर पे कौन थे, ये थे आपके मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। तीसरे नंबर पे कौन थे, तो ये थे आपके, देखिएगा कौन, ये थे आपके चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, ये कौन थे, तो ये भी आपके उप प्रधानमंत्री रहे थे। आगे देखिएगा नंबर 4 में देखिएगा, पहले थे आपके सरदार पटेल, फिर थे मोरारजी देसाई, तीसरे नंबर पे चौधरी चरण सिंह थे, उसके बाद थे जगजीवन राम, जगजीवन राम। आगे आइएगा 5वें नंबर पे थे वाईभी चौहान, वाईभी चौहान। छठे नंबर पे देखिएगा टोटल कितने थे, टोटल 7 थे आपके। छठे नंबर पे हो जाएंगे, छठे नंबर पे कौन हो जाएंगे, तो देखिएगा ये हो जाएंगे आपके चौधरी देवीलाल, ठीक है, चौधरी देवीलाल। और देखना ये आपके 2 बार बने थे, ठीक है, कहीं कहीं आप देखिएगा 7 ही बार रहेगा, लेकिन ये आपके 2 बार बने थे, चौधरी देवीलाल, ठीक है, ये 2 बार बने थे आपके कौन, उप प्रधानमंत्री। और 8वें नंबर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये और ये है, ठीक है। और 8वें नंबर पे कौन बने हैं, ये बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। तो आपके व्यक्तिगत रूप से अगर देखोगे तो 7 तरह के हो जाएंगे, मतलब 7 लोग हो जाएंगे, और अगर क्रम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 8 हो गए। इंपॉर्टेंट क्या ज़्यादा पूछ सकता है कि सरदार पटेल किसके टाइम पीरियड में उप प्रधानमंत्री बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और वही भी पूछ सकता है लाल कृष्ण आडवाणी किसके टाइम पीरियड में बने थे उप प्रधानमंत्री, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखना क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या पूछा कि कौन से प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है, टोटल उप प्रधानमंत्री यहीं पे ऑप्शन दिखेगा। तो मोरारजी देसाई, हम लोग जानते हैं कि मोरारजी देसाई आपके प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन देखो यहाँ पे मोरारजी देसाई की जगह पे ये भी दे सकता था, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई दोनों आपके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। इस चीज़ को समझिएगा कि ये दोनों आपके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो ऑप्शन में आपका दोनों में से कुछ भी दे सकता था जो पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, तो अभी कौन है प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। और अगर पहले प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं तो वो कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए ठीक है, यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। आते हैं आगे क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकालीन भारत में भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों का कौन सा क्रम सही है। हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे कि आपका सिकंदर आया था, जो भारत पे पहला यूनानी आक्रमणकारी था, और वो अपने साथ 3 लेखक को लेके आया था। कौन कौन था वो था आपका आनेसिक्टस, अरिस्टोबुलस, और एक कौन था, एक था आपका निर्याकस। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है कि किस समय, किस शासक के समय आया था, किसके साथ आया था, कौन सा बुक लिखा था, ये सब भी पूछ लेता है। यहाँ पे हमारे पास देखिएगा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले डोमिंगो पायस, मनुची, अब्दुल रजाक, निकोलो कोंटी। देखिए हम लोगों को याद कैसे रहेगा, पहले देखिएगा देवराय प्रथम, ठीक है। जब हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि देवराय प्रथम पहला शासक था, उसके बाद आपका आया था देवराय द्वितीय, ठीक है, देवराय द्वितीय, और इनके बाद कृष्ण देव राय। देखो ये क्रम नहीं है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट आता है ज़्यादा, लेखक के बारे में तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि देवराय प्रथम, उसके बाद द्वितीय, फिर आपका कृष्ण देव राय। अब देखिएगा कि इनके समय में कौन सा लेखक आया था या यात्री आया था। हम लोग को इनके बारे में पता कैसे चलता है, क्योंकि ये आते थे भारत घूमने के लिए, तो भारत के बारे में प्रॉपर बुक लिखते थे, पुस्तक लिखते थे। जैसे देखिएगा देवराय प्रथम, इनके समय में कौन आया था, इनके समय में आया था निकोलो कोंटी। कौन आया था, निकोलो कोंटी। और देखिएगा देवराय द्वितीय, इनके समय में कौन आया था, तो ये हो जाएगा अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है कि देवराय प्रथम के समय कौन आया था, द्वितीय के समय कौन आया था। हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो देखना यहाँ पे ज 2 बार आ रहा है, तो ये आपके दूसरे वाले टाइम पीरियड में आए थे। वहीं देखिएगा कृष्ण देव राय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे, किस वंश के शासक थे, तुलुब वंश के, तुलुब वंश के, ठीक है। इनके समय में कौन आया था, इनके समय में आया था डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन देता है ना, ये समझो कि आप नंबर इसमें आराम से उठा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इसका सारा का आंसर आ ही रहा हो, अगर आप 1-2 भी जान रहे हो तो आप इसका आंसर हमेशा सही लगा सकते हो। देखो हम लोग यहाँ पे 3 के बारे में देखें, हर ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, हम लोग लगाने का कोशिश करते हैं। जैसे निकोलो कोंटी, ठीक है, देखो किसी में निकोलो कोंटी दिया है पहले, देखो अगर हमें पूरा आंसर नहीं पता होता फिर भी हम इसका आंसर लगा सकते थे। निकोलो कोंटी इन सब में सबसे पहले आया। जैसे देखना अब्दुल रज्जाक, ये आपका इसके बाद आया था, डोमिंगो पायस ये भी इसके बाद आया था, और मनुची ये तो आपका मुगल टाइम में आया था और उसके बाद ही आया था। आगे देखिएगा तो निकोलो कोंटी देखे प्रथम के समय, अब्दुल रजाक देखे ये द्वितीय के समय आया था, डोमिंगो पायस, ठीक है, ये किसके टाइम में आया, तो ये आया कृष्ण देव राय के समय, और मनुची ये किसके समय आया था,
ये आया था औरंगजेब के समय। किसके समय में? औरंगजेब के समय। और देखना कृष्णदेवराय जो थे ना, किसके समकालीन थे? बाबर के। बाबर जो अपना आत्मकथा लिखा है उसमें कृष्णदेवराय के बारे में बताया है कि दक्षिण भारत में एक बहुत ही पावरफुल शासक है जिसका नाम क्या है? कृष्णदेवराय। तो जाहिर सी बात है कि औरंगजेब के पहले कौन थे? कृष्णदेवराय। और आपका ये किसके टाइम में आया था? ये आया था औरंगजेब के समय। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्या दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। और अगर ऐसा क्वेश्चन मिले बनाने के लिए तो सबसे पहले तो ये चीज़ देख लीजिए कि क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है या फिर आपका असत्य पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। समुद्री तट क्या हुआ? तो मान लो ये भारत का दक्षिण वाला एरिया हुआ, और तट उसको कहते हैं जिसका सीमा कोई भी समुद्र से लगता है या फिर महासागर से लगता है, उसको क्या कहा जाता है? तटीय। ठीक है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस देश का है? ये है आपका कनाडा का। लेकिन हम अपने भारत में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा तटीय, सबसे लंबा तटीय सीमा किसका है? तो देखो यहाँ दिया भी है गुजरात। ठीक है, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है, गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। आगे देखना, भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं। और ये क्वेश्चन आपका दरोगा में पूछा हुआ था, भारत के कितने राज्य? 9 राज्य। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखिएगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, शॉर्ट में ही देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, पहले तो आइएगा यहाँ पे कौन सा राज्य है? ये है आपका गुजरात। ठीक है, फिर है आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे छोटा सा हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्नाटक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका केरल। तो क्या हुआ, ये आपका क्या तटीय सीमा से लग रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका क्या? तमिलनाडु। फिर ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हो जाएगा आपका उड़ीसा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। देखिएगा 9 राज्य हो गया, 5 इधर हुआ, 4 इधर हुआ। तो सही है, 9 राज्य आपका हो गया जो जिसका सीमा तटीय सीमा मतलब समुद्र से लगता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, मतलब ये सही है, ये सही है। आगे आइएगा, भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापा जाता है। और ये बहुत मतलब बिल्कुल सही बात है कि जो समुद्री तट है औसत, ये कहाँ से मापा जाता है? ये मापा जाता है चेन्नई से। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, ये तो स्टेट के बारे में बोला, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश का सीमा समुद्री तट से लगता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। शॉर्ट में यहाँ पे लिखते हैं, जैसे देखिएगा पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी का सीमा लगता है। और देखिएगा दमन द्वीप का लगता है, दमन द्वीप। और देखिएगा और किसका लगता है? लक्षद्वीप का लगता है। और एक हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का भी सीमा कहाँ लगता है? यहाँ पर है ना, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, पुडुचेरी आपका यहाँ फैला हुआ है, और आपका दमन द्वीप कहाँ है? यहाँ पे। तो इन लोग का भी सीमा लगता है समुद्री तट से। ठीक है, ये हुआ। आगे आइएगा, ये भी आपका स्टेटमेंट सही था। और लास्ट है, देखो ये चीज़ दिया भी था, भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश जिसका सीमा किससे लगता है? समुद्री तट से लगता है। तो हम लोग यहाँ पे सारा देख लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? सब तो सही है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। चलिए आगे आते हैं। भोर घाट दर्रा किन 2 स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? सबसे पहले आइएगा दर्रा। क्या होता है दर्रा? तो 2 पहाड़ियों के बीच का छोटा सा एरिया जिसे आदमी क्रॉस कर सकता है, छोटा मोटा गाड़ी जा सकता है, इसको क्या बोलेंगे? दर्रा। अब देखिएगा यहाँ पे भोर घाट दर्रा, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका मुंबई से पुणे के बीच में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मुंबई से पुणे के बीच में। और ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, मुंबई से पुणे के बीच में क्या पड़ेगा? भोर घाट दर्रा। तो इसका तो हो गया मुंबई और पुणे। यहाँ पे देखिएगा कुछ और भी, जैसे नासिक और मुंबई। नासिक और मुंबई का रास्ता किन 2 दर्रों के बीच से गुजरता है? तो ये हो जाएगा आपका थाल घाट। ठीक है, और बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें क्योंकि सारा नाम मिल रहा है। क्या हो जाएगा इसका? थाल घाट। आगे देखना, जैसे ये कोयम्बटूर से कोचीन, ये जो रास्ता है किस दर्रे से गुजरता है? तो ये हो जाएगा आपका पाल घाट। ठीक है, पाल घाट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक ही टाइप का लग रहा है देखने से, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, ये सब क्या है? तो ये सब दर्रा है, रास्ता है। और कहाँ कहाँ? तो इन शहरों के बीच का जो दर्रा वाला रास्ता है, ये आपका थाल घाट, पाल घाट और आपका भोर घाट कहलाता है। चलिए आगे आइएगा, जैसे देखिएगा निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? जैसे हम लोग लोहा, ये कोयला के बारे में जानते हैं कि जितना ज़्यादा मात्रा कार्बन करेगा उतना ज़्यादा वो कोयला क्या होगा? अच्छा होगा। कोयला का कितना प्रकार था? एंथ्रासाइट था, बिटुमिनस था, लिग्नाइट था और आपका पिट था। यहाँ पे लोहा के बारे में याद रखिएगा। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन बस इतना ही पूछता है कि लोहा का सबसे शुद्धतम रूप जो है कौन सा लोहा होता है? तो आप याद रखना, मतलब इस टाइप से याद रखना कि पीट कर लोहे को क्या बनाया जाता है? शुद्ध बनाया जाता है। ठीक है,
ठीक है, पीट पीट कर लोहे को शुद्ध बनाया जाता है। अगर बात करें लोहा, लोहा में जंग लगता है ना, किस वजह से लगता है? तो ये लगता है नमी और ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, तो लोहे में जंग लगता है, ठीक है। और अगर देखें नमी और ऑक्सीजन से क्या होता है, लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है। और इसी जंग से बचने के लिए क्या होता है, उस पर जिंक, उस पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जो क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन, जिससे लोहा को हम लोग जंग लगने से बचा सकते हैं। और कैसे याद रखिएगा कि पीट पीट कर, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, बच्चों को पढ़ाने के क्रम में बहुत पीटा जाता था, और पीटने से बच्चा क्या होता था, पढ़ने लगता था, नौकरी लग जाता था। उस चीज़ से आप ऐसे याद रख सकते हो कि पीट पीट कर लोहा को भी क्या बना दिया जाता है, शुद्ध बना दिया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं आगे, देखिएगा, लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था। लोक उपक्रम, या आपको कहीं कहीं सार्वजनिक उपक्रम समिति का भी गठन मिल जाएगा। जैसे देखिएगा 2-3 ठो समिति होता है, संसद जो है आपका समितियों के माध्यम से ही काम करता है। कुछ कुछ आपका अस्थायी समिति रहेगा, कुछ कुछ अस्थायी समिति रहेगा। जैसे अगर अस्थायी में देखते हैं तो आपका प्राक्कलन समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति क्या हो जाएगा, तो ये आपका स्थायी समिति है। और अगर देखें तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा, ये तो अपने आप में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो मतलब छोटा सा टाइम में बताया भी नहीं जा सकता है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, और एक हो जाएगा आपका लोक उपक्रम समिति। वहीं पे अगर देखते हैं, जैसे आप लोग नाम सुनते होंगे कि जैसे ये रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया, किस कमेटी की सिफारिश पे, एक वर्ष कमेटी। रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, किस कमेटी की सिफारिश पे, तो विवेक देवराय समिति। जीएसटी लाया गया, विजय केलकर समिति। ऐसा बहुत सारा समिति है, वो क्या हुआ, प्रॉपर कुछ काम के लिए एक समिति बनाया जाता है। लेकिन इसका क्या है कि ये आपका हर साल बनेगा ही बनेगा। वैसे ही आपका लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार कब किया गया और हर साल बनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1964, ठीक है। कब बनाया गया पहली बार, 1964 में। और क्या देख सकते हैं इसमें कितना मेंबर होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, लोक उपक्रम समिति। देखिएगा सबसे पहले तो प्राक्कलन समिति में कितना मेंबर होता है, तो इसमें जो मेंबर होता है 30 होता है सबसे ज़्यादा। और ये 30 मेंबर कहाँ से आता है, लोकसभा से आता है। आगे देखिएगा लोक लेखा समिति, इसमें टोटल कितना मेंबर होता है, इसमें होता है 22, ठीक है। कितना होता है, 22, 15 आता है आपका लोकसभा से और 7 आता है आपका कहाँ, राज्यसभा से। और लोक उपक्रम में भी सेम यही कंडीशन होगा, 22, 15 आएगा आपका लोकसभा से और 7 आएगा राज्यसभा से। कभी इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताया जाएगा, अभी उतना टाइम भी नहीं है। और ये लोक लेखा समिति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ और देख लीजिएगा, जैसे इसका जो कार्यकाल है कितने साल का होता है, 1 साल। लोक लेखा समिति का भी कार्यकाल कितना होता है, 1 साल। इसका काम क्या होता है, एस्टीमेट बनाना। जैसे आपका जो बजट आता है उसमें आके लंबा चौड़ा भाषण दे दिया जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे, उसका एस्टीमेट, वो करने में कितना खर्च आएगा वो कौन बताता है, वो कौन तैयार करता है, तो प्राक्कलन समिति, इसको इंग्लिश में एस्टीमेट कहा जाता है। तो आप ऐसे यार, ऐसा होता है ना कि कुछ भी घर में पार्टी या फंक्शन है, लोग एस्टीमेट बनाते हैं कि आखिर कितना तक मेरा खर्च में ये काम हो जाएगा, वही प्राक्कलन समिति एस्टीमेट बनाने का काम करता है। लोक लेखा समिति क्या है, तुम लोग कैग का नाम सुने हैं, CAG, क्या काम है उसका, सरकार कहीं भी कितना खर्च किया, कितना ज़्यादा खर्च कर दिया, उसको कम खर्च करना चाहिए था, कम खर्च में काम हो जाता, मतलब कहो तो सरकार के खर्च पर नज़र कौन रखता है, CAG। लेकिन आप एक बात देखो, CAG उसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है, सरकार का अंग है। तो क्या अगर सरकार पैसा घोटाला करेगा तो CAG पता चलना देगा, क्या नहीं पता चलने देगा, वो उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाएगा। क्योंकि CAG का निर्वाचन नहीं होता है, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगर CAG कोई बना है तो वो चाहेगा कि जिस सरकार ने उसे चुना है वो हमेशा बने रहे, ताकि वो भी अपने पोस्ट पे बने रहेगा। लेकिन अब क्या, CAG को तो रिपोर्ट बनाने का काम दे दिया गया, ठीक है। रिपोर्ट कौन बनाया, CAG। मान लीजिए ये रिपोर्ट बनाया कि सरकार इतना इतना खर्च किया था, अब इस रिपोर्ट को चेक कौन करेगा, तो क्या किया जाता है कि इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति के पास भेज दिया जाता है। इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति के पास भेज दिया जाता है। तो क्या ये जरूरी है कि लोक लेखा समिति भी, अगर ये घोटाला किया भी है, ये इस चीज़ को मेंशन नहीं भी किया कि सरकार ने घोटाला किया है, तो जरूरी नहीं है ना कि लोक लेखा समिति बता ही दे, मे भी ये भी छुपा ले। लेकिन ये नहीं छुपाएगा। क्यों नहीं छुपाएगा, क्योंकि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, जो नेता होता है, वो कौन होता है, वो विपक्ष पार्टी का नेता होता है। कहाँ का, विपक्ष पार्टी का नेता। और विपक्ष तो गलती खोजने के लिए बना हुआ है कि तुम कुछ गलती करो, तुम 1 रुपया भी गायब करो, हम बताएंगे। तो इसका जो नेता होता है हमेशा कौन होता है, विपक्ष का नेता। तो भले ही CAG यहाँ पे अगर छुपा ले, ऐसे CAG ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर कर ले तो फिर इसको उजागर कौन करेगा, लोक लेखा समिति। सो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट समिति होता है, ठीक।
ठीक है, और ये सब क्या है, अस्थायी समिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1964। इसमें भी कितने मेंबर होते हैं, 22, 15 + 7। ठीक है, चलिए आइएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पील कमीशन। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेगा कि पील कमीशन का स्थापना कब किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो पहले आइएगा यहाँ पे, सबसे पहले पील कमीशन, ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था या फिर किस सिचुएशन के बाद इसको बनाया गया। तो हम लोग जानते हैं कि 1857 में भारत में क्या हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और उस समय भारतीयों ने भले ही वो आपका क्रांति, वो आपका जो भी संग्राम था वो सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अंग्रेज को बहुत मार मारा था। कौन, भारतीय लोग मिल करके। उसके बाद क्या हुआ था कि पील कमीशन का गठन किया गया, और किसकी अध्यक्षता में, तो जोनाथन पील की अध्यक्षता में पील कमीशन का गठन किया गया। किसके बाद, तो 1857 की क्रांति के बाद। ये क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के बारे में पता लगाने के लिए या फिर उसके बारे में आगे प्रबंध करने के लिए किस कमीशन का गठन किया गया, पील कमीशन का। अब इसमें क्या किया गया, तो पहले जो आपका सैनिक होता था वो देखो किस रेशियो में होता था। मान लो कि 6 सैनिक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, मान लो कि 6 सैनिक है, तो पहले क्या होता था कि 5 सैनिक आपका भारतीय सेना से भेजा जाता था। अगर 6 सैनिक का रेशियो होता था तो उसमें से 5 सैनिक जो आपका भारतीय होता था और उसमें से 1 सैनिक कौन होता था, यूरोपीय। उसमें से भी आपका जो भारतीय सैनिक था वो बेचारा हमेशा एक छोटा सा सैनिक बन के ही रह जाता था, कभी उसको अपर पोस्ट पे नहीं भेजा जाता था। लेकिन ये जो आपका सिंगल पर्सन यूरोपीय कंपनी वाला था वो आपका अपर पोस्ट पे जाता था। तो ये तो हुआ, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं 1857 का क्रांति मेनली स्टार्ट किसके द्वारा हुआ था, सिपाहियों के द्वारा। किस वजह से, वो जो आपका रिवॉल्वर चेंज हुआ था, कारतूस वाला आया था, उसी वजह से ना। तो अंग्रेज को इस बात का डर हुआ कि अगर हम फिर से भारतीय सैनिक का संख्या ज़्यादा रखेंगे फिर से वो विद्रोह करेगा। तो पील कमीशन के अकॉर्डिंग मेन यही किया गया कि जो रेशियो पहले था उस रेशियो को कम किया गया। जो रेशियो पहले था उस रेशियो को कम किया गया। मतलब अगर 1 यूरोपीय सैनिक है तो उसमें से भारतीय सैनिक कितना होगा, 2। मतलब अगर 3 ग्रुप है तो उसमें से आपका क्या होगा, 2 आपका भारतीय सैनिक होगा और 1 होगा आपका यूरोपीय सैनिक। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है कि पील कमीशन में रेशियो कितना से कितना किया गया, तो 5:1 से 2:1। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन तो पूरा पढ़े भी नहीं थे। पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना किया गया, तो इतना से घटाकर कितना कर दिया गया, इतना। ये भी पूछ सकता है पहले कितना था अब कितना हो गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट को, यूरोप महाद्वीप को। एक तो ये हो गया, ये कोटेशन पूछ सकता है। दूसरा देखिएगा, सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना, ये किसको कहा जाता है, तो ये इसी कॉन्टिनेंट को कहा जाता है जिसमें हमारा भारत है। क्या हो जाएगा, एशिया। ठीक है, एशिया को क्या कहा जाता है, सभ्यता का पालना। और वहीं अगर देखते हैं मानव का या मनुष्य का पालना, ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है अफ्रीका को। मतलब देखो अफ्रीका वगैरह में क्या हुआ था ना कि सभ्य पुरुष सभ्य आदमी नहीं था पहले, लेकिन अगर सभ्यता पहली बार कहीं देखा गया वो भी बढ़िया वाला, कहाँ, वो आपका एशिया कॉन्टिनेंट में। अगर हम यहाँ पे कुछ कॉन्टिनेंट के बारे में देख लेते हैं, जैसे देखिएगा अगर बात करते हैं अंध महाद्वीप, कौन सा, तो अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, किसको, अफ्रीका महाद्वीप को। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार, तो एशिया। सेकंड में अफ्रीका, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप और सातवें पे हो जाएगा आपका कौन सा, ओशिनिया। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यूरोप जो है आपका, यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना मैक्सिमम लोग रह रहा है, वो होता है आपका जनसंख्या घनत्व। जैसे अगर भारत में देखते हैं तो भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है। मतलब जितना कम एरिया है उससे ज़्यादा लोग कहाँ हैं, बिहार में। ठीक है, इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे, देखिएगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिएगा अगर इसको कोई भी पढ़ेगा इसका आंसर सीधा लगाएगा क्या, 2.24%। और यही छोटा मोटा गलती होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.42%। भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का क्या है 2.42%। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और सही आंसर क्या हो जाएगा 2.42%। देखते हैं भारत का एरिया कितना है, देखिएगा
भारत का एरिया, तो ये हो जाएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका भारत का एरिया। वही देखते हैं अपने बिहार के बारे में। बिहार का एरिया कितना है, ये हो जाएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी जानते हैं। क्या, भारत का जो लंबाई है, लंबाई को शॉर्ट में आप उत्तर से दक्षिण बोल सकते हो। ठीक है, भारत का जो लंबाई है ये कितना है, ये है आपका 3214 और ये स्क्वायर में नहीं जाएगा क्योंकि लंबाई है। अगर बात करते हैं भारत का चौड़ाई, या फिर पूर्वी से पश्चिमी भी बोल सकता है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर स्क्वायर होगा। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है। वहीं बिहार के बारे में देखते हैं तो देखिएगा, बिहार, अगर आप बिहार का मैप देखोगे ना तो वो आपका रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा, इस टाइप का, और इससे हम लोग को पता चलता है कि लंबाई कम है और चौड़ाई क्या है, ज़्यादा। तो जो बिहार का लंबाई है ये कितना है, ये है 345 किलोमीटर। वहीं देखते हैं बिहार का चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 483 किलोमीटर। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.24%। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। सबसे पहले आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो देखो, मूल संविधान में 22 भाग था, उसमें से एक भाग को हटाया भी गया, किसको, 7वां को, कुछ और ऐड भी किया गया। तो अगर आपको क्रम पूछेगा तो 22 हो जाएगा, लेकिन अगर काउंटिंग के आधार पर पूछेगा तो 25 हो जाएगा। क्या, अगर क्रम देगा तो 22 हो जाएगा, काउंटिंग के आधार पे 25 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मान लो क्या किया गया ना, जैसे 9, तो 9 में क्या किया गया, ए जोड़ दिया गया। जैसे 4 में क्या किया गया, ए जोड़ दिया गया। तो ये सब काउंट होगा, काउंट होकर क्या हो जाएगा, 25। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या तो 22 देगा या फिर आपका 25 देगा। आइएगा, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, भाग कितने हैं, तो 22, अगर काउंटिंग के आधार पे देखते हैं तो 25, और हर भाग में कुछ ना कुछ विषय के बारे में दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, भाग 1 में बहुत ही शॉर्ट में चलते हैं। भाग 1, इसमें क्या दिया गया है, तो भारत में कितने राज्य हैं और संघ हैं। भारत में कितने राज्य और संघ मतलब क्या हो गया, यूटी। भाग 1, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से 4। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से जाएगा, 1 से 4। दूसरे में देखिएगा, देखो पहले देखेंगे कि राज्य और संघ, मतलब जिस राज्य में हम रह रहे हैं वो कैसा है। उसके बाद देखेंगे नागरिकता। ठीक है, नागरिकता मतलब भारत में रहने के लिए आपको किस टाइप से नागरिकता मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो 5 से 11। नंबर 3 में आइएगा, जैसे ही पहले तो राज्य आया, नागरिक आया, उसके बाद जैसे ही नागरिक आएगा तो अपना अधिकार मांगना स्टार्ट करेगा। तो 3rd में क्या आ जाएगा, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ये कहाँ से कहाँ है, 12 से 35। ठीक है, वो ये हुआ। उसके 4थे नंबर पे फिर सरकार बोलेगा कि मेरे पास जब संसाधन होगा तो हम आपको अधिकार देंगे, अभी मेरे पास संसाधन नहीं है। जैसे तो यह क्या हो जाएगा, DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से कहाँ तक चलता है, 36 से 51। और देखिएगा, उसके बाद भाग 5 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 5 यहाँ पे केंद्र सरकार से संबंधित है, किससे, केंद्र सरकार से। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका 52 से 151। 52 से 151। 6 में आइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए आइए यहाँ पे देखिएगा। भाग 4 का बात कर रहा है। भाग 4 में हम लोग अभी देखिए DPSP कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। इसका क्या हो जाएगा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, ये प्रावधान ये लिया गया है आयरलैंड से। चलिए आगे आइएगा। भाग 8 देखिएगा, भाग 8 में क्या दिया हुआ है, भाग में 8 में है आपका संघ राज्य क्षेत्र। क्या, संघ राज्य क्षेत्र मतलब क्या, यूटी। और देखिएगा ये जो आपका DPSP है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 36 से 51। ठीक है, वही देखिएगा संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 239 से 242। ठीक है, आगे आइएगा। ये देखिए क्या दिया हुआ, भाग 17। भाग 17 में आपका भाषा से संबंधित है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग 17 हो जाएगा आपका भाषा। और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में, तो 343 से 351। आगे देखिएगा भाग क्या बचा, ये बचा आपका 18। और ये क्या हो जाएगा, आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध कहाँ से, 352 से 360। अब मिलाइएगा, आंसर क्या हो जाएगा, देखो 1 का 1 है और 2 का 2 है। ठीक है, और यहाँ पे तो देखो 1 2 4 3, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आते हैं आगे देखिएगा DRDO। ठीक है,
क्या है, तो भारत में आपका इसरो है, DRDO है, जो भी आपका मिसाइल होता है, परमाणु होता है, सबका परीक्षण कौन करता है, तो इसरो और DRDO के द्वारा किया जाता है। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। वहीं पे बात करते हैं इसरो का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1969 में, ठीक है। इसरो का स्थापना कब हुआ था, 1969 में। अगर इसके बारे में देखते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है बेंगलुरु, ठीक है। चलिए यहाँ पे आएगा DRDO के बारे में पहले देखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है समीर वी कामत, ठीक है। और इसका ध्येय वाक्य भी पूछ लिया था इस बार RSS के एग्जाम में, ठीक है। ध्येय वाक्य मतलब इसका मोटो क्या है, ये हो जाएगा बलस्यम मूलम विज्ञानम। मतलब ये जो बल है, जो साहस है, इसका स्रोत कौन है, ये है आपका विज्ञान। किसका ध्येय वाक्य है, ये आपका DRDO का स्थापना 1958 में हुआ, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है। अभी देखिएगा इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ठीक है, दोनों के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अपसौर उपसौर के बारे में, देखिएगा हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं वापस। क्या, सबसे पहले दो चीज़ें होता है, एक होता है आपका उपसौर, एक होता है आपका अपसौर। क्या, एक होता है आपका उपसौर और एक होता है आपका अपसौर, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है क्योंकि नाम एकदम मिलता जुलता है। और देखिएगा इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पेरीहिलियन। क्या कहा जाता है, पेरीहिलियन, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एपीहिलियन, ठीक है। अब यहाँ तक आया, क्वेश्चन आपका या तो पेरीहिलियन से पूछ लेगा या फिर प्रॉपर हिंदी भी पूछ सकता है। और देखिएगा ये जो आपका उपसौर का स्थिति होता है, ये कब होता है, ये होता है 3 जनवरी को, ठीक है। कब, 3 जनवरी को। और ये जो आपका अपसौर का स्थिति होता है, ये कब होता है, ये होता है 4 जुलाई को, ठीक है। कब होता है, 4 जुलाई को। अब देखो क्वेश्चन तो आपका ये भी पूछ लेगा, और क्या पूछ सकता है इसमें, तो पूछेगा कि बताइए सूर्य नज़दीक किस समय होता है, सूर्य दूर कब में होता है। तो देखना जो आपका उपसौर होता है, इसमें क्या होता है, सूर्य जो होता है कहाँ होता है, नज़दीक में होता है, ठीक है। सूर्य जो है आपका क्या होता है, नज़दीक में, सूर्य पृथ्वी से नज़दीक में होता है, सूर्य पृथ्वी से नज़दीक में। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इधर सूर्य क्या होगा, पृथ्वी से दूर। और इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नज़दीक हुआ, वहाँ पे हो जाएगा आपका दूर वाला। क्या, सूर्य जो है आपका, सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, ठीक है। देखो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ क्या होता है, फिर समझते हैं। जैसे देखो अगर ये क्या हो गया आपका सूर्य, ठीक है, ये हो गया आपका सूर्य, और यहाँ पे हमारा पृथ्वी इस टाइप से, हम लोग जानते हैं कि गोल नहीं अंडाकार रूप में क्या करता है, ये चक्कर लगाता है। तो 3 जनवरी है, सूर्य क्या है, पृथ्वी से नज़दीक है, तो पृथ्वी कहाँ रहेगा, यहाँ पे। अब देखो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो पृथ्वी हमेशा गोल मतलब एकदम इस टाइप से नहीं घूमता है, ये आपका अंडाकार रूप में घूमता है। मतलब सूर्य और पृथ्वी का जो दूरी हमेशा घटते बढ़ते रहता है, कभी बराबर नहीं रहता है। वहीं पे यहाँ पे क्या, अगर ये आपका सूर्य है और ये ऐसे इस शेप में पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे क्या पृथ्वी से दूर है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, अगर आपको मतलब कन्फ्यूजन होगा कैसे, तो हम लोग 3 जनवरी को जानते हैं कि क्या होता है, भारत में बहुत ठंडा पड़ता है, जनवरी के मौसम में ठंडा पड़ता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी ज़्यादा होना चाहिए था ना। जैसे देखो अगर ये कोई फिगर दिखेगा तब तो यही बोलेगा ना कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे दूरी कम है, तो यहाँ पे गर्मी पड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, सूर्य का नज़दीक और पृथ्वी मतलब सूर्य और पृथ्वी के नज़दीक होने से सिर्फ गर्मी नहीं पड़ता है। कैसे पड़ता है, अगर सूर्य का किरण एकदम सीधा पड़ेगा, अगर सूर्य का किरण एकदम सीधा पड़ेगा किसी भी चीज़ पे या पृथ्वी पे, तो क्या होगा, ये जो आपका किरण पड़ रहा है वो क्या होता है, पूरी तरह से फैल जाता है। जैसे अगर आप किसी रूम में बैठे हो, सूर्य का किरण अगर वहाँ आ रहा है तो वो एग्जैक्ट आके वहाँ पर रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, पूरे दीवार पर फैलेगा। तो वैसे आपका रूम भी गर्म हुआ, पूरा दीवार भी गर्म हुआ, जो सामान रखा हुआ है वो भी गर्म हो गया, उसके बाद सारा चीज़ का गर्मी आपको फील होगा, ज़्यादा गर्मी लगेगा, यही होता है। और दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि पूरे पृथ्वी पे हमारा भारत ही फैला हुआ है, हमारा भारत अगर इधर है और सूर्य इधर है तो भी तो हमारे पास ठंडा ही पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ है यहाँ पे, और कंफ्यूज नहीं करिएगा, जनवरी इसमें भले ही हमारे भारत में ठंडा पड़ता है, लेकिन सूर्य जो होता है आपका पृथ्वी से क्या होता है, नज़दीक, और वहाँ पे होता है दूर। क्वेश्चन इसमें बहुत तरह का पूछ लेगा बताइए अपसौर की तिथि क्या होती है, तो 4 जुलाई। उपसौर की तिथि क्या होती है, 3 जनवरी। उपसौर में सूर्य नज़दीक होता है या दूर होता है, तो ये भी आप इसको देखिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सामान्यतः
अपसौर की स्थिति। अपसौर हम लोग देखे थे, देखिएगा अपसौर हम लोग किधर लिखे थे, इधर लिखे थे, और अपसौर का तिथि क्या होता है 4 जुलाई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या 4 जुलाई। ठीक है, और देखो कंफ्यूज करने के लिए कैसा ऑप्शन दिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल मतलब क्या, राष्ट्रपति का चुनाव हम और आप नहीं देते हैं, कुछ निर्वाचक मंडल में कुछ मेंबर होते हैं, वो जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, सारे लोग नहीं होते हैं। सिंपल पहले हम लोग समझते हैं, राष्ट्रपति के पद का चर्चा किस में किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये दिया गया आपका 52 में। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, और किस अनुच्छेद के तहत 53। राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में किस में दिया गया है 54, और 55 में क्या दिया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, निर्वाचक मंडल में कौन होगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा, इससे इसका निर्वाचित मेंबर, इसका निर्वाचित सदस्य कह सकते हो। अब देखो हम लोग यहाँ पर निर्वाचित क्यों जोड़ दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में, पहले तो लोकसभा में भी करते थे, अब नहीं, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितना मेंबर 12 मेंबर को मनोनयन करते हैं, चुन लेते हैं। यूं ही अगर सब लोग अगर चुनाव देने लगेगा, सब लोग अगर वोट देने लगेगा, तो जिस 12 मेंबर को कहाँ से राज्यसभा से राष्ट्रपति चुने हैं, क्या वो इसी राष्ट्रपति को वोट देगा कि नहीं। जैसे देखो अभी कौन है राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू, ये 12 मेंबर को चुनी है राज्यसभा में। अगर फिर से 5 साल बाद द्रौपदी मुर्मू फिर से इलेक्शन में खड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है, मतलब 100% श्योर ये 12 आदमी किसको देगा, फिर से द्रौपदी मुर्मू को ही देगा कि अगर ये रहेंगी तो हमको फिर से ये इलेक्ट कर सकती है, हमको फिर से मनोनयन कर सकती हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि इन 12 मेंबर को वोट देने के लिए नहीं देता है, किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। तो हम लोग क्या ऐड करते हैं हमेशा, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए यहाँ पे दिया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा। आगे देखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, इसे ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे क्या दे दिया, सभी सदस्य, और सभी मतलब क्या हो गया, तो निर्वाचित भी हो गया और मनोनयन भी हो गया, तो ये तो आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। आगे आना, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका सही है। और देखो पहले तो आपका ये लोकसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेगा, दूसरा ये तो हो गया आपका पहला, देखिएगा ये हुआ आपका पहला। दूसरा क्या बता रहा है यहाँ पे, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, इसमें भी निर्वाचित क्यों चुना गया, क्योंकि इसमें भी आपका राज्यपाल के द्वारा कुछ सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। तीसरा, अगर आपसे पूछेगा, जैसे हम लोग स्टेटमेंट में देखते हैं, ये तो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्य जहाँ आएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको कट। एक चीज़ और दे सकता था, यहाँ पे नहीं दिया, कि विधान परिषद के सदस्य। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद का सदस्य भाग लेता है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि विधान परिषद कुछ स्टेट में ही है, सारे स्टेट में नहीं है। तो वैसे क्या होगा कि पक्षपात होगा, अगर किसी स्टेट में है तो वहाँ से भी आ जाएगा, और मतलब विधान परिषद से भी आ जाएगा, विधानसभा से भी आ जाएगा, इसलिए आपका विधान परिषद का जो मेंबर होता है वो भाग नहीं लेता है। एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहिए था, क्या, तो दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे देखिएगा दिल्ली एंड पुदुचेरी, इसका मेंबर भी कौन सा मेंबर, तो आपको इलेक्टेड एकदम हमेशा से अपने पास में रखना है। जहाँ राष्ट्रपति का चुनाव आया, इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, तो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित मेंबर भी कौन, तो दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित मेंबर भी किसमें, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर देखिएगा 1 और 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। ओजोन परत पाई जाती है। अब देखिएगा ओजोन परत क्या है, तो जैसे ये पृथ्वी है हमारा, और यहाँ पे बहुत सारा लेयर होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वायुमंडल। ठीक है, कितना मंडल होता है, तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल। कौन सा, ये है आपका क्षोभ मंडल, और ये क्या है आपका समताप मंडल। समताप मंडल ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका मध्य मंडल जो कि बीच में है। ये क्या होगा, ये होगा आपका आयन मंडल, और ये हो जाएगा आपका बहिर्मंडल। क्यों, क्योंकि बहुत आगे चला गया इसलिए लोग इसको बहिर्मंडल कहता है। देखिएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2 तो बहुत ज़्यादा, ऐसा तो सारा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्षोभ मंडल, तो जितना भी बारिश आंधी तूफान जो आता है ये किस में आता है, क्षोभ मंडल में। हम बताते जा रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितना भी आंधी तूफान बारिश वगैरह आता है, कहाँ आता है, ये आता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को समवहन मंडल, कौन सा, समवहन मंडल भी कहते हैं। ये हुआ। दूसरा आइएगा समताप मंडल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम से पता चल रहा है समताप, मतलब यहाँ पर का तापमान क्या होता है, समान होता है। और क्या होता है, तो देखिएगा जो भी आपका वायुयान, हेलीकॉप्टर
रॉकेट जो भी आप कह सकते हो वो कहाँ उड़ता है, तो ये उड़ता है आपका समताप मंडल में। वायुयान वगैरह कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी बारिश वगैरह नहीं होता है। एक चीज़ और, ओजोन परत नाम सुने होंगे, ओजोन परत, यही क्वेश्चन है ना, ओजोन परत पाई जाती है, क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ओजोन परत की मोटाई, ठीक है, ओजोन परत आपका इतना मोटा सा है और इसकी मोटाई घट रही है, किस वजह से, CFC कार्बन के वजह से। और इसका मोटाई किस में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है डॉब्सन में। किस में, डॉब्सन में। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। कौन था ये, अलाउद्दीन खिलजी। मतलब ये अपने काम में किसी भी धर्म को, किसी भी भगवान को ऐड नहीं करना चाहता था, ये अपने अकॉर्डिंग काम करता था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट। जलालुद्दीन खिलजी का ये कौन था, भतीजा भी था, दामाद भी था। और क्या क्या लाया था, तो हुलिया लिखने का प्रथा, घोड़ा को दागने का प्रथा, और क्या, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, बाजार नियंत्रण प्रणाली। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखते हैं, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। और देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक, लेकिन बहुत ही मूर्ख था, जो भी काम करता था सब काम इसका गलत ही चल जाता था। और देखिएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अगर यहाँ पे खिलजी ऐड कर लेते हैं तो ये भी आपका खिलजी वंश का शासक था और बहुत ही मूर्ख शासक ये भी था। ठीक है, कुछ खास नहीं इसके बारे में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, सीजर्स कप किस खेल से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ और देखिएगा, जैसे मर्डेका कप, ठीक है, मर्डेका कप, और देखिएगा संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, फीफा, और देखिएगा उबेर कप, डुरंड कप, ठीक है, और देखिएगा आशुतोष मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी कप। ये किससे संबंधित है, तो ये सब है आपका फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तमिलनाडु कह सकता है, या फिर देखो तमिलनाडु बोला ना तो इससे बहुत आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिएगा सीधे क्या बोल रहा है, तमिलनाडु। और हम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु कहाँ पड़ता है, यहाँ पे। अब आपका क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछ सकता था, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो ये जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा इसका तो आंसर हो जाएगा डोडा बेटा। और इसके बारे में याद रखिएगा कि ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, और ये दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, दूसरी ऊंची चोटी कौन सी, तो ये हो जाएगा आपका डोडा बेटा। वहीं अगर बात करता है केरल के बारे में, ठीक है, केरल में एक चोटी है जिसका नाम है अनाई मुडी, अनाई मुडी। ये आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी केरल में, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा कहाँ, तमिलनाडु में। और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो ये हो जाएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका सिक्किम में। और कितनी ऊंची है, तो 8586 मीटर। और ये भारत की सबसे ऊंची, जबकि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे आइएगा, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है। देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तीसरा। यहाँ पे देखिए कुछ सुनिएगा, जैसे भारत के संविधान में पहले 8 अनुसूची था, 4 संशोधन करके बाद में जोड़ा गया, टोटल कितना हो गया 12। पहला में क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरा में क्या है, वेतन किसका, इन्हीं अधिकारियों का, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा में कितना मेंबर आएगा, किस राज्य से, वो दिया हुआ है। पाँचवा अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन का देखभाल कौन करेगा, राष्ट्रपति। छठा असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इसके कार्य क्षेत्र के बारे में दिया गया, यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र के बारे में। सातवां यहाँ पे आपका सूची, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है। आठवां भाषा से संबंधित है। नौवां जमींदारी प्रथा, मतलब जो भूमि सुधार वाला हुआ था 1951 में संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था, कौन, 9वां। 10वां में क्या है, दल बदल विरोधी कानून से। 11वां पंचायती राज को 29 विषय दिया गया है काम करने के लिए। और 12वां क्या है, तो नगर निकाय को 18 विषय दिया गया काम करने के लिए। टोटल कितना अनुसूची है, 12। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत में चुनाव नियमों के अनुसार किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही चुनाव आता है लोग प्रचार में लग जाते हैं, और ये कोई भी चुनाव हो कितना घंटा पहले उसको रोक देना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 48 आवर्स। ठीक है, 48 आवर्स के बाद क्या होता है, बाद नहीं पहले
क्या होता है, चुनाव का प्रचार जो भी होता है उसको रोक दिया जाता है, किसी भी प्रकार का चुनाव हो। जैसे पहले क्या होता था कि भारत में 21 साल, कम से कम 21 साल का लोग हो तभी वो वोट कर सकता था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसको 18 वर्ष कर दिया गया। अब इसको किया गया 18 वर्ष, और किस संशोधन के द्वारा, तो 61वां संशोधन 1989, 61वां संशोधन 1989 द्वारा क्या हुआ, तो उम्र को कम कर दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।